हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है, यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट ईयर आने वाले एग्जाम अग्निवीर 2027 के लिए जीके का पीवाईक्यू बैच लेकर आए हैं। ये इस लेक्चर सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे इस साल 2026 में जितने भी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, उन सभी का यहाँ पे रिवीजन करेंगे। आपके सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में रहने वाले हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप 1-2 सेकंड का पॉज लेके खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड। फिर हम उसके आंसर को डिटेल में समझेंगे, सारे ऑप्शंस पे डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये क्लास रहेगी। तो चलिए हम अपने लेक्चर पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। अच्छा, 1855-56 के बीच में इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल, कोल, रामोसी विद्रोह या फिर पाइका विद्रोह? बताइए। तो हमारा ये 55-56 के बीच में ना संथाल विद्रोह हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा आदिवासी विद्रोह था। मेनली ये आज की जो झारखंड है और बिहार और इसके आसपास के पूर्वी भारत के जो क्षेत्र है, यहाँ पे हुआ था। संथाल लोग ना आदिवासी समुदाय से रिलेटेड थे। ये लोग अपनी ज़मीन पर खेती करते थे और जंगलों पर निर्भर रहकर अपना जीवन जीते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ा तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आने लगी थी उस टाइम पे। तो अगर हम समझे कि ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों उठ खड़े हुए थे, क्योंकि ये विद्रोह उन्हीं से रिलेटेड है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। जो संथाल लोग थे ना, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था जो थी, इसके खिलाफ थे। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी ना, जिसमें जमींदार और दूसरे साहूकार संथालों से लगान और कर्ज वसूलते थे। अब कई बार आदिवासी लोग क्या होता था, कर्ज में ही फंस जाते थे। फिर उनका शोषण होने लगता था। उनकी जमीन और उनकी मेहनत का फायदा ये दूसरे लोग उठाने लगते थे। तो संथालों को यहाँ पे लगा ना, अगर हम अपनी जमीन पर मेहनत कर रहे हैं लेकिन फायदा कोई और लेके जा रहा है अंग्रेज, तो ये कब तक चलता रहेगा। और ये गुस्सा धीरे धीरे ना एक बड़े विद्रोह में बदल चुका था। फिर हुआ क्या कि 1855 में ये संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई और 1856 तक अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह से दबा दिया था। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आदिवासी विद्रोह था। संथाल लोगों ने अंग्रेजी शासन और शोषण करने वाली जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ इसमें खुलकर हथियार उठाए थे और बाद में अंग्रेजों ने ना इसे बहुत ही बेरहमी से दबा दिया था। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे एक बार वापस बढ़ते हैं। आप लोगों को संथाल विद्रोह समझ में आ गया होगा। 1855-56 का विद्रोह था ये। अगर हम यहाँ पे कोल विद्रोह देखें तो ये 1831-32 का विद्रोह था। ये पूर्वी भारत के ना जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, यहाँ पे हुआ था। यहीं पे समझ लीजिए, जो छोटा नागपुर क्षेत्र है यहाँ पे हुआ था ये। आज इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ना झारखंड में आता है, झारखंड और उड़ीसा में। कोल लोग कौन थे? ये एक आदिवासी समुदाय था। इनके क्षेत्र में बाहरी लोगों और अंग्रेजी व्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा था। इससे उनकी ज़मीन और जो पारंपरिक जीवन था ना, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। इसलिए इन्होंने ना अंग्रेजी शासन और बाहरी शोषण के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था। अगर हम रामोसी विद्रोह देखें 1822 से 1825, तो रामोसी लोग मेनली ना सहायदी पर्वत क्षेत्र में रहते थे। इस जगह पे रामोसी किसानों ने ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक सशस्त्र समूह बनाया था अपना। यानी कि ये लोग ना सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे थे, इन्होंने हथियार उठा लिए थे अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो ये 1822 में ये विद्रोह शुरू हुआ था और 1825 तक चला था। अच्छा, यहाँ पर एक पाइका विद्रोह भी है, हमारा ऑप्शन में पाइका विद्रोह भी था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्रोह है। ये उड़ीसा में हुआ था 1817 में। इसे कई बार पाइका रिबेलियन भी कहते हैं। पाइका ना उड़ीसा के पारंपरिक सैनिक और योद्धा थे। यानी ये लोग ना बस एक नॉर्मल से किसान नहीं थे, फार्मर्स नहीं थे। ये लोग जरूरत पड़ने पर योद्धा के रूप में भी काम करते थे। जब अंग्रेजों ने इनकी पारंपरिक व्यवस्था और अधिकारों को प्रभावित किया था, तो इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। अगर हम ये 1817 का टाइम देखें तो ये 1857 का जो मेन विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ पहला, उससे लगभग 40 साल पहले हुआ था। ये 40 साल पहले की घटना है। इसलिए कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछते हैं कि 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ उड़ीसा में कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि उसका आंसर भी पाइका विद्रोह होता है, जो कि 1817 में हुआ था। तो एक बार हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें पता है कि ये 1855-56 में जो हमसे सवाल में पूछा हुआ था, ये हुआ था संथाल विद्रोह, बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत वाले क्षेत्रों में। कोल विद्रोह ये हमारा हुआ था 1831-32 में। कौन से? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। रामोसी विद्रोह अगर हम देखें
1822 से 25 सह्याद्री क्षेत्र जो था, पाइका विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट 1817 के अराउंड, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको समझा दिया, तो आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस लेक्चर को एक तरफ से सुनते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नदी प्रणाली बनाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, बताइए। बेसिकली पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं इनमें से। चलिए हम उत्तर प्रदेश की नदियों को अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझें, तो उत्तर प्रदेश का ना बहुत बड़ा हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। यहाँ की ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये ज़मीनें इतनी ज़्यादा उपजाऊ कैसे बनी है, तो इसमें नदियों का ना बहुत बड़ा योगदान है। नदियाँ अपने साथ क्या होता है कि एक तो जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, जिसे हम इंग्लिश में एलोवियल सॉइल कहते हैं। यह मिट्टी खेतों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उत्तर प्रदेश में इस वजह से गेहूँ, धान, गन्ना, दाल, ये इस तरह की जो फसलें होती हैं बहुत ही आसानी से उग जाती हैं। अब अगर हम यहाँ की नदियाँ देखें, तो यहाँ की जो सबसे पहली प्रमुख नदी है वो है गंगा नदी। गंगा उत्तर प्रदेश में कई सारे महत्वपूर्ण शहरों से होते हुए बहती है, जैसे कि पहले तो कानपुर, आपका प्रयागराज, वाराणसी। तो अगर उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी देखें तो वो यहाँ पे गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ पे सिर्फ पानी देने वाली नदी नहीं है, इसके किनारे पे ना बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, यहाँ पे खेती होती है, धार्मिक स्थल भी हैं जैसा आपको पता ही होगा, और बहुत सारे व्यापार भी यहाँ पे विकसित हुए हैं। यानी ना गंगा नदी ने उत्तर प्रदेश की कृषि, वहाँ की अर्थव्यवस्था और सभ्यता के विकास में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अगर हमसे कभी पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे मेन प्रमुख नदी कौन सी है, तो यहाँ पे भी हम उसे गंगा कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे इस सवाल का आंसर गंगा नदी होगा। दूसरी नदी अगर हम देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूपी की, तो वो आपकी यमुना नदी है। यमुना ना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। इसे अगर सिंपल भाषा में समझे तो यमुना आगे जाकर गंगा में ही मिलती है। दोनों नदियों का जो संगम होता है, जहां पे दोनों मिलती हैं, वो होता है प्रयागराज में। अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ से बहती है यूपी में, आगरा, मथुरा और ऊपर प्रयागराज तो मैंने लिख ही दिया है, इन जगहों से होते हुए बहती है ये। तीसरी नदी अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारी होती है गोमती नदी। ये देखिए, तो गोमती नदी का जो उद्गम है, इसकी स्टार्टिंग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में होती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के कई और क्षेत्रों से बहते हुए लखनऊ पहुंचती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ना कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर से मेनली गुजरती है, तो उसका आंसर हमारा लखनऊ होगा यहाँ पे। चौथी नदी अगर हम देखें तो एक घाघरा नदी है, जिसको सरयू सरयू नाम से भी जाना जाता है, खासकर अयोध्या के रेफरेंस में। जो ये घाघरा नदी है, ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जल और उपजाऊ मिट्टी पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती। याद रखने वाली बात यह है कि गंगा आपकी कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी से होते हुए गुजरती है। यमुना आपकी आगरा, मथुरा और प्रयागराज से होते हुए गुजरती है। घाघरा अगर हम देखें तो सरयू नाम से भी इसे जाना जाता है। गोमती अगर हम देखें तो पीलीभीत से निकलती है और लखनऊ से होते हुए गुजरती है। तो ये यहाँ पे इन नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं छोटा सा इस मैप की हेल्प से कि ये गंगा नदी और यमुना नदी का ना संगम है। ये प्रयागराज में आके यहाँ पे मिल जाती हैं। इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है? करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है बेसिकली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है एट प्रेजेंट 26 नंबर के? तो थोड़ा सा अगर हम समझें कि ये कंसेप्ट आखिर है क्या, ये आपका पॉलिटी का कंसेप्ट होता है। तो हमारा देश इंडिया जो है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश। हमारे देश में जनता ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर चुनती है। जैसे कि लोकसभा के सांसद जो होते हैं उनका चुनाव होता है, स्टेट असेंबली के विधायकों का चुनाव होता है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे सब चुनाव करवाता कौन है, तो ये जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और इस ECI के सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स में से एक होते हैं CEC,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो हम सीईसी को ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का सबसे मेन अधिकारी है ये, जो देश में चुनाव की व्यवस्था और निगरानी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि 26 नंबर पे ये है कौन, अभी 26वें नंबर पे किसको चुना गया है, तो ये बने हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी। इन्होंने 2025 की शुरुआत में ये जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले राजीव कुमार, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अगर हम ज्ञानेश कुमार जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझें, यहाँ पे देखिए, ये ना 1988 बैच के केरला केडर के एक रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एज अ आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में काम किया है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले इन्होंने और भी इंपॉर्टेंट पदों पे काम किया है। खास करके इन्होंने जैसे कि सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और संसदीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, इसमें सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद पे काम किया हुआ है। यानी कि इससे पहले भी ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं। 14 मार्च 2024 को ना ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय पर राजीव कुमार जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाद में जब राजीव कुमार की सेवा समाप्त हो गई तब ज्ञानेश कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला था। अगर हम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग, इसका थोड़ा सा रोल समझें तो भारत में जो चुनाव होते हैं ना वो सिर्फ ऐसे नहीं होते हैं कि डेट बता दी और वोट करा दिया, इतना सिंपल काम नहीं होता ये। जो ये इलेक्शन कमीशन होता है इसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को तैयार करवाना, चुनाव की तारीखों का ऐलान कराना, चुनाव की निगरानी कराना, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों से जुड़े हुए मतलब नियमों को लागू करवाना, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की निगरानी करना और ये भी सुनिश्चित करना कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली जो निर्वाचन आयोग है ये भारत की चुनावी व्यवस्था का ना एक मुख्य गार्डियन के रूप में काम करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये कहाँ पर है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अनुच्छेद 324 है भारत के संविधान में, आर्टिकल 324 जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इस अनुच्छेद के तहत ये निर्वाचन आयोग को भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव की निगरानी, उनके निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दे रखी है। इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो मान लो स्कूल में ना इलेक्शन करा रहे हैं आप, अगर वहीं टीचर किसी एक कैंडिडेट को जिताने लगे तो चुनाव फेयरली तो नहीं होगा। इसी तरह देश में भी चुनाव करवाने वाली संस्था को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना यहाँ पे जरूरी है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। अगर हम देखें कि ये एक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना लंबा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। तो या तो वो 6 साल तक काम करेगा या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले होगा वही उस पर लागू होगा। 6 साल या 65 वर्ष। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको समझे ना, अगर एक सीईसी है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो 60 की उम्र में चुना गया तो वो 65 साल की उम्र तक अपनी इस पोस्ट पे बना रह सकता है, भले ही उसके 6 साल यहाँ पे पूरे होना हो, क्योंकि 65 साल पहले हो गए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कम उम्र में चुना है और उसके 6 साल पहले पूरे हो जाएं तो 6 साल तक वो इस पोस्ट पे बना रहेगा। यानी कि 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले आएगा वही एक मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल होगा। अच्छा, मुख्य चुनाव आयोग को ना सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही सैलरी और रिस्पेक्ट मिलती है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है यहाँ पे। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे चुनाव आयोग के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में। यहाँ पे हमारे 26वें नंबर पे चुने गए थे ज्ञानेश कुमार। इससे पहले राजीव कुमार इस पोस्ट पर थे। अच्छा, अगर हम ये BVR सुब्रमण्यम, विजय कुमार सारस्वत, सुमन के बैरी, इनके बारे में अगर समझे कि ये ऑप्शंस में ये नाम भी दिए हुए हैं, ये ना हम लोगों के नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर हम नीति आयोग को समझे थोड़ा सा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत सरकार की ना एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो पॉलिसीज़ बनाती है। इसका काम देश के डेवलपमेंट और यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देने का होता है। अगर हम यहाँ पे BVR सुब्रमण्यम जी के बारे में देखें तो ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं और ये अभी तक ना नीति आयोग के CEO रहे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन अभी हाल ही में ये नीति आयोग के CEO चेंज हो गए हैं, ये भी बना दिया अनुराग जैन को जुलाई 2026 में। यहाँ पर अगर हम विजय कुमार सारस्वत जी के बारे में देखें ना तो ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और पूर्व DRDO प्रमुख रहे हैं। ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी काम करते हैं, यानी कि एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ नीति आयोग। अगर सुमन के बैरी के बारे में हम देखें तो ये एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और ये नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे थे अभी तक।
लेकिन अभी हाल ही में ना ये पोस्ट दे दी गई है अशोक कुमार लहरी को। ये आपकी एकदम करंट न्यूज़ है। एक तो ये कि नीति आयोग के सीईओ अभी अनुराग जैन को बना दिया है और इसके वाइस चेयरपर्सन ये बना दिया है यहाँ पे अशोक कुमार लहरी जी को। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में एक छोटी सी बात और रह गई, ये आपके निर्वाचन आयोग के बारे में, कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसके लिए अनुच्छेद 324 है और ये भाग 15 में आता है। संविधान का जो भाग 15 है XV, ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है तो वो आपका पार्ट 15 होगा, भाग 15। और अगर पूछे कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के यानी कि किस अनुच्छेद के तहत है तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 324। शुरुआत में ना ये इलेक्शन कमीशन का केवल एक सदस्य होता था यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन फिर क्या हुआ अक्टूबर 1993 में इलेक्शन कमीशन की बॉडी को ना मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया था। मतलब कि इसके बाद से इसमें एक तो CEC होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके अलावा 2 EC होंगे यानी कि इलेक्शन कमिश्नर, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, यानी कि टोटल 3 मेंबर बॉडी बन चुकी थी। ये 3 मेंबर्स का इलेक्शन कमीशन बनेगा आपसे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ज्ञानेश कुमार जी थे। गांधी इरविन संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? जो गांधी इरविन पैक्ट था ना, हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कब साइन हुआ था इस पे बताइए। तो हमारा जो गांधी इरविन समझौता था ये 5 मार्च 1931 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। थोड़ा सा अगर हम इस पैक्ट के बारे में समझें, इस संधि के बारे में समझें, तो इस टाइम पे क्या है कि भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत के लोग जो थे आज़ादी की मांग कर रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ना इस समय पे सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये चल रहा था। इस आंदोलन में लोग ना अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल था जो नमक कानून का विद्रोह करा था। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था और इससे पूरे देश में आंदोलन बड़े तेजी पे था इस टाइम पे। तो अंग्रेजों ने ना इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। जो आंदोलनकारी थे इन लोगों को जेल में भेजा। कई जगहों पर सख्ती बरती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे भी आंदोलन पूरी तरह से खत्म तो हो नहीं रहा था। गांधी जी और कांग्रेस लगातार अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाने में लगे हुए थे और इस वजह से दोनों ही पक्षों के बीच ना बातचीत की जरूरत महसूस होने लगी थी। तो इस समय भारत के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड इरविन। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, इसलिए दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। और यहीं पे अगर हम थोड़ा सा देखें, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ये उदारवादी नेता थे जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब ये 5 मार्च 1931 को ना महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो इस संधि में हुआ क्या? इस समझौते के तहत कांग्रेस ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने पर सहमति जताई। इसके बदले में सरकार ने भी कुछ रियायतें देने पर सहमति जताई। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें भाग लेने का मौका मिला। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? अंग्रेजों ने ना इंडिया के भविष्य और इसके संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करे थे। तो जो पहले सम्मेलन हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें तो कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था, लेकिन गांधी इरविन संधि के बाद गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन से गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लिया था। दूसरे वाले में इरविन पैक्ट संधि के बाद गांधी इरविन संधि, यही समझौते की ना सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। यहाँ पे इस गांधी इरविन संधि को ना जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटी सी बात कही थी इसके लिए कि ये एक तरीका है जिससे दुनिया खत्म होती है, धमाके के साथ नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ। मतलब कि हर समस्या का समाधान हमेशा लड़ाई से नहीं होता, कभी कभी बातचीत और समझौते से भी रास्ता निकाला जा सकता है। तो ये तो सारे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें होगी। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बारे में देखें तो इनका जो कार्यकाल था ये 1926 से 1931 तक चला था। इनके टाइम में ना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई सारी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इसलिए लॉर्ड इरविन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो इनके टाइम में ही 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था।
इसका विरोध भारतीयों ने बहुत ही बड़े स्तर पर करा था। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए लोगों ने नारा लगाया था कि साइमन गो बैक। फिर साइमन कमीशन के जवाब में ना भारतीय नेताओं ने अपना संवैधानिक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। इसका उद्देश्य था कि भारत के लिए भारतीय नेता खुद एक संवैधानिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, ये 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। यहीं पे कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य घोषित करा था। यानी अब मांग सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की नहीं थी, अब मांग थी कि भारत को पूरी आज़ादी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत हो गई थी और इस आंदोलन को लीड किया था गांधी जी ने। फिर क्या होता है, गांधी जी ने ना 12 मार्च 1930 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट, साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च शुरू किया था। लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा थी ये। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और यहीं से नमक सत्याग्रह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अब इस सब में लास्ट में क्या होता है, 1930 के इस आंदोलन के बाद गांधी जी और सरकार की बातचीत होती है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संधि को साइन किया जाता है। तो ये सारी लॉर्ड इरविन के टाइम में हुए इंपॉर्टेंट जितने भी इवेंट थे वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं एक ऑर्डर में। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे ये एक टर्म लिखा है शारदा अधिनियम 1929, इसके बारे में समझे। ये बेसिकली था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, इसको आप ये भी कह सकते हैं 1929, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। आमतौर पे इसे शारदा अधिनियम के नाम से एग्जामों में पूछा जाता है या पढ़ा जाता है। तो ये कानून क्या था, इस कानून का मेन उद्देश्य था कि बाल विवाह को रोकना। इसके अकॉर्डिंग ना जो लड़के लड़कियों की शादी करने की एज है उसमें बदलाव किए गए थे। लड़कियों की उम्र 14 वर्ष करी गई थी और लड़कों की 18 साल। देख रहे हो उस समय पर कितनी जल्दी शादियाँ हो जाती थी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने ना मिलकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इसकी भी स्थापना करी थी। इसका मेन उद्देश्य था कि भारत की जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है इसको आगे बढ़ाना। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ एक बार वापस चलते हैं। हमसे पूछा था कि गांधी इरविन संधि कब हुई थी, 5 मार्च 1931। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हैं यहाँ पे। चलिए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में थार रेगिस्तान का हिस्सा शामिल नहीं है? अच्छा, जो थार रेगिस्तान है, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये इनमें से कहाँ पे नहीं आता है? तो जो थार डेजर्ट है ना, ये इंडिया का एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये भारत के राजस्थान राज्य में मेनली है। रेगिस्तान आपको पता ही होगा कि वो जगह होती है जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, ज़मीनें सूखी होती हैं, पेड़ पौधे एकदम कम होते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जो ये थार रेगिस्तान है, थार डेजर्ट, ये इंडिया का बहुत ही फेमस डेजर्ट है। ये हमारे ना उत्तर पश्चिम एरिया में आता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। इसके अलावा ना इसका कुछ हिस्सा भारत के दूसरे राज्यों और मेनली पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। राजस्थान में तो यही है, उसके अलावा गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में भी है। और जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां तक भी ये फैला हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि थार का हिस्सा इनमें से कहाँ शामिल नहीं है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैला हुआ है और बाकी पाकिस्तान के सिंध में। थार डेजर्ट का ना एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रोल भी है यहाँ पे। थोड़ा सा इस पर भी अगर हम देखें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच ना एक प्राकृतिक सीमा क्षेत्र बना देता है, नेचुरल बाउंड्री। यानी यहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है जो दोनों देशों के बीच में फैला हुआ है। थार डेजर्ट दुनिया का 17वां सबसे बड़ा डेजर्ट बताया गया और ये दुनिया का ना 9th नंबर का सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है, मतलब कि हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। यानी ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ तापमान कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसका लगभग 85% हिस्सा जो है वो भारत में है और लगभग 15% पाकिस्तान में। यानी कि एग्जाम में पूछा था कि थार डेजर्ट का अधिकांश हिस्सा कौन से देश में, तो वो भारत में ही आएगा, ना कि पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी देख लीजिए। तो थार डेजर्ट के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है डेजर्ट नेशनल पार्क। लगभग 3162 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है और लगभग 44 गांव इसमें शामिल होते हैं। इसका मेन पर्पस ना डेजर्ट के वाइल्ड लाइफ, वहाँ के प्लांट्स, बर्ड्स और नेचुरल इन्वायरमेंट को बचा के रखने का है। थार डेजर्ट सिर्फ एक रेत का मैदान नहीं है, यहाँ कई तरह के जानवर और बर्ड्स पाए जाते हैं, इसलिए उस पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जिसके लिए ये डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया हुआ है।
यहीं पे हम एक टर्म और देख रहे हैं कि नारा डेजर्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। ये लगभग 6300 किलोमीटर तक इसका एरिया है और ये पाकिस्तान के मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। चलिए अपने हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। पूछा था कि थार डेजर्ट कहाँ पे नहीं पड़ता है। गुजरात में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ये हिमाचल में नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हिमाचल प्रदेश है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी थे हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए। आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको इस चीज़ें याद रहेंगी। फिर हम किसी नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।